चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? ऑप्शन है आपके पास मानवदेह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। इसमें दोस्तों आपके मानवदेह व्यापार की बात की जाए तो यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, जबकि आपका कारखाना और खदानों में बच्चों के जो नियोजन का निषेध है वो आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके अनुच्छेद 23 से 24 आते हैं। 23 में आपका मानवदेह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी हो जाती है और 24 में आपका कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है आपका पहला और चौथा। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद 24 में आपका बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार में, या संवैधानिक अधिकार में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, मूल अधिकार में। इसमें दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो आपका 2002 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, जिसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराई गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरा कारण कहा गया है। कथन ए को देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कथन ए दोस्तों आपका एकदम सही है। अनुच्छेद 30 में दोस्तों अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। कारण देखते हैं दोस्तों, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही वाक्य नहीं कर रहा है, जिस कारण जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की जो मान्यता है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 30(1) में दी गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत की बात करें दोस्तों, यह आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, यह आपका एकदम सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 में ना करके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों आपका अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। हमें दोस्तों इसमें से बताना था इनमें से सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। पहला था दोस्तों मौलिक कर्तव्य, जो दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह दोस्तों आपके केशवानंद भारती केस से संबंधित है। जबकि अगला है दोस्तों मूल ढांचे का सिद्धांत, यह दोस्तों आपके
मिनर्वा मिल केस से संबंधित है। जबकि इंसानों में अनैतिक व्यापार को निषेध की बात की जाए तो यह दोस्तों आपके संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दोस्तों उपाधियों का निषेध, यह दोस्तों आपके अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह दोस्तों आपके अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण दोस्तों यह आपके अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। जबकि शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो यह आपके अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत आता है। इसका जो क्षेत्र बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 की बात की जाए तो दोस्तों 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कथन 1 दोस्तों आपका एकदम सही है। कथन 2 की बात की जाए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया था। यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, कथन पहला अथवा कथन दूसरा दोनों ही सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों आपका उत्तराखंड से संबंधित सवाल है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको तहसीलें दी गई हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। जिसमें दोस्तों आपका पहला आता है सल्ट, यह दोस्तों आपके अल्मोड़ा के अंतर्गत आती है। लैंसीडॉन दोस्तों आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आती है। ऊखीमठ की बात की जाए दोस्तों तो यह आपके रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आती है। जबकि खटीमा की बात की जाए तो यह आपके उधम सिंह नगर के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान। एक तरफ दोस्तों आपको टाउन दिए गए हैं, दूसरी तरफ जहां वो स्थित हैं। पहला है दोस्तों डुंडा, यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। किच्छा की बात करें दोस्तों ये आपके उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। त्यूनी की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका देहरादून के अंतर्गत आता है। जबकि बेरीनाग की बात की जाए तो ये आपके पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। ऑप्शन आपके पास बसंत पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, होली के दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है बसंत पंचमी के दिन आपके बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की जो तिथि है उस दिन को निश्चित किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सही कथन का चयन कीजिए। सेलतधुरा पास पिथौरागढ़ में स्थित है, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। दूसरा है दोस्तों माड़ा पास चमोली में स्थित है, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। इसका सही उत्तर दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान। एक तरफ दोस्तों आपको मंदिर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जहाँ वो स्थित हैं। पहला है दोस्तों चिताई मंदिर, यह दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की भी बात की जाए तो आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। जबकि मनसा देवी मंदिर की बात की जाए तो यह दोस्तों आपका हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जिसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका 3, 1, 2। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान। पहला है दोस्तों विश्व मेला, यह दोस्तों आपका देहरादून के अंतर्गत चक्राता ब्लॉक में आता है। दूसरा है दोस्तों सुरकंडा देवी मेला, यह दोस्तों आपका टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। कुंभ मेले की बात की जाए तो यह आपका हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि सोमनाथ मेले की बात की जाए तो यह आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों गलत युग्म का चयन कीजिए। हमें दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है दोस्तों गौचर हवाई अड्डा, यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ना आकर के चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों पंतनगर हवाई अड्डा, यह दोस्तों आपका नैनीताल में ना आकर के उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों नैनीसैनी हवाई अड्डा, यह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें इसमें बताना था गलत युग्म कौन से है, तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें गलत दिए गए हैं। जबकि सी नैनीसैनी हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सही युग्म का चयन कीजिए। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों यह आपका अल्मोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क दोस्तों यह आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, यह दोस्तों आपका उधम सिंह नगर के क्षेत्र में ना आकर के पौड़ी के अंतर्गत आता है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1988 में हुई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना की बात की जाए 1989 में हुई थी। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए यह आपका 1987 में स्थापित की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार। इसका सही उत्तर दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी हरिद्वार। हरिद्वार जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन है आपके पास देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद दोस्तों आपका चंपावत आता है। इसके बाद बागेश्वर आता है। तो ऑप्शन में दोस्तों हमें बागेश्वर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी बागेश्वर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें पहला है दोस्तों गौरव दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों आपका एकदम गलत है। एनडी तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। अगला है दोस्तों कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। हमें दोस्तों गलत कथन का चयन करना था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों डोलापाल के आंदोलन संबंधित था। ऑप्शन है आपके पास शिल्पकार से, बुनकर से, चारवाओं से या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है शिल्पकार से। डोलापाल के आंदोलन आपके शिल्पकार से संबंधित था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो जयदत्त जोशी जी थे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें।